फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन सिस्टम पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है 2 पार्ट्स में या 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज इंस्पिरेशन मींस ब्रीथिंग इन, और सेकंड जो रहता है वो रहता है एक्सपिरेशन मींस ब्रीथिंग आउट। या इसे हम अगर हम बात करें तो जो इंस्पिरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस कहलाता है, और जो एक्सपिरेशन है वो आपका पैसिव प्रोसेस कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर इंस्पिरेशन या ब्रीथिंग इन के बारे में। तो देखिए, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो है जो आपका प्रोसेस है वो जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेशन मसल्स के कारण होता है। अब सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो अगर हम बात करेंगे तो डायफ्राम की बात करेंगे। देखिए, जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम आपका इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो स्पेस है वो वर्टिकली बढ़ेगा आपकी चेस्ट कैविटी में। ठीक है जी। अगर एक बार फिर से समझते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा डायफ्राम का तो ये डायफ्राम, और अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस तरह से होगा, मींस इस तरह से टुकड़ेगा। तो जो चेस्ट कैविटी का जो चेस्ट कैविटी में जो वर्टिकल स्पेस है वो इस तरह से आपका इंक्रीज होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम के कारण जो स्पेस है वो वर्टिकली बढ़ता है चेस्ट का। देन नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में इंट्राकॉस्टल मसल्स। देखिए, इंट्राकॉस्टल मसल्स जो कि मैंने बताया था वो कहाँ पाई जाती है, इन द बिटवीन ऑफ 2 रिब्स, 2 रिब्स के बीच में पाई जाती है। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका चेस्ट जो है वो एक्सटेंड होगा। कैसे आपका चेस्ट एक्सटेंड होगा, मींस एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरली, मींस ऐसे और ऐसे। ठीक है, देखिए ऐसे और ऐसे, मींस लेटरली भी एक्सटेंड होगा और एपी भी आगे और पीछे, मींस एपी भी एक्सटेंड होगा। वर्टिकली जो एक्सटेंड हुआ वो हुआ आपके किसके कारण, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम के कारण। लेटरली और एपी एंटीरियर पोस्टीरियरली एक्सटेंड हुआ वो हुआ आपके इसके कारण, इंट्राकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है जी। और इसके कारण क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल प्रेशर है वो कम हो जाता है। और क्या होता है, अंदर जो है प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है और अंदर जो है प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण क्या बनता है, पॉजिटिव प्रेशर। और पेशेंट ब्रीथिंग इन होती है, मींस बाहर से अंदर की ओर सांस हमारी जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा आपका एक्सपिरेशन मींस ब्रीथिंग आउट। देखिए, अब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, चेस्ट में एयर आ गई, और एयर आने पर क्या होता है कि अंदर जो है पॉजिटिव प्रेशर और बाहर नेगेटिव प्रेशर, मींस इन्वायरमेंटल में प्रेशर जो है रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, चेस्ट में जो प्रेशर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और जिसके कारण क्या होगा कि ब्रीथिंग हमारी कैसे होती है, पॉजिटिव जो एयर फ्लो जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की हो जाता है, मींस ब्रीथिंग आउट होगी। और इसमें क्या होगा कि हमारा जो डायफ्राम था जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अपनी पुनः अवस्था रिलैक्सेशन वाली फॉर्म में आ जाएगा। इंटरकॉस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अपनी रिलैक्सेशन वाली फॉर्म में आ जाएंगी, और जो वर्टिकली जो एक्सटेंड हुआ था वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। और हमारा जो चेस्ट है लेटरली और एपी जो है वो एक्सटेंड हुआ था वो भी, इसका मतलब चेस्ट आपका डिप्रेस हो जाएगा। तो बात समझ में आई। बात ये है कुल मिला के कि अगर हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसके कारण चेस्ट के अंदर का स्पेस बढ़ जाता है, अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, बाहर पॉजिटिव प्रेशर रहता है, जिसके कारण ब्रीथिंग इन होती है। और जैसे ही चेस्ट में अंदर प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर के फ्लो के कारण ब्रीथिंग आउट होती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन को 2 तरह से कंट्रोल हमारी बॉडी के द्वारा किया जाता है। पहला जो कंट्रोल रहता है वो रहता है नर्वस कंट्रोल, और सेकंड जो रहता है वो रहता है हमारा सेकंड रहेगा हमारा केमिकल कंट्रोल। तो यहाँ पर जानेंगे नर्वस कंट्रोल के बारे में।
देखिए नर्वस कंट्रोल के लिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो हमारा पाया जाता है मेडुला एलोंगेटा में, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है जी। और मेडुला एलोंगेटा जो होता है वो हमारे एंटायर रेस्पिरेशन इंपल्स को कंट्रोल करता है। कैसे? देखिए डायाफ्राम थ्रू द फेरेनिक नर्व, इसके अलावा इंटरकॉस्टल मसल थ्रू द इंटरकॉस्टल नर्व। दीज इंपल्स कैरी रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल। मींस इसका मतलब जो इंपल्स जो आते हैं उनके कारण हमारा चेस्ट एक रिदमेटिक मैनर, रिदमेटिक का मतलब होता है ताल लयबद्ध तरीके से। तालबद्ध लय मतलब ताल लयबद्ध तरीका मतलब होता है कि अगर रेस्पिरेशन के बीच में जो गैप है वो इक्वल रहेगा, पहले दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, सबके बीच में जो रेस्पिरेशन का गैप रहेगा वो बराबर रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो है नर्वस कंट्रोल जो कंट्रोल करता है। इसके अलावा अफेरेंट जो इम्पल्स, अफेरेंट इम्पल्स से मतलब होता है जाने वाले, कहाँ से? लंग से मेडुला एलोंगेटा। और अफेरेंट इम्पल्स कहाँ से? ब्रेन से। और कहाँ पर? लंग्स को आने वाले। तो अफेरेंट और इफेरेंट। ठीक है जी। अब क्या होता है, जो इम्पल्स जो होते हैं यहाँ से कहाँ, एयर से और एल्गोलाइज में पाए जाते हैं, वो कहाँ से कैरी होते हैं? वेगस नर्व और वेगस नर्व टू द रेस्पिरेटरी सेंटर। मींस वेगस नर्व उन्हें कैरी करके ले जाती है कहाँ तक? रेस्पिरेटरी सेंटर तक। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, किसके द्वारा? केमिकल कंट्रोल के द्वारा। देखिए होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि दीज इज इफेक्टेड थ्रू द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, ठीक है, और वैसे ही जो नर्व है वो स्टिमुलेट होंगी, और स्टिमुलेशन के बाद क्या होगा? मसल्स हमारी रिलैक्स होंगी और ब्रीथिंग आउट हो जाएगी। ठीक है जी। और उसके अलावा जैसे ही इसके अपोजिट CO2 का लेवल कम होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, देन इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, चेस्ट का एक्सपेंशन बढ़ जाएगा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मींस अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, बाहर पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, और जो फ्लो है वो ब्रीथिंग पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगी एयर, और हमारा ब्रीथिंग है। ठीक है। अब सम इम्पोर्टेंस टर्म की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की। देखिए द क्वांटिटी ऑफ एयर विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। देखिए आप समझते हैं टाइडल वॉल्यूम को, तो एयर का वह आयतन जो कि एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में यूज होता है वो आपका टाइडल वॉल्यूम। पहली चीज, एक इंस्पिरेशन या और एक एक्सपिरेशन, मींस टोटल एक रेस्पिरेशन में यूज होने वाले एयर वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। देन इसके अलावा अगर हम दूसरे टर्म्स की बात करें, दैट इज माइन्यूट वॉल्यूम। तो माइन्यूट वॉल्यूम का एयर क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इन 1 मिनट, द एयर वॉल्यूम इज कॉल्ड माइन्यूट वॉल्यूम। इसका मतलब समझेंगे कि भाई रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में यूज होने वाले एयर का वह आयतन जो 1 मिनट में टोटल यूज हो वो कहलाता है हमारा माइन्यूट। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर करना ही है आपको। देन अगर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक यू।